नमस्कार, अजमेर की मशाल की प्रस्तुति AKM ऑनलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर रशिका महर्षि और आज मेरे साथ हैं एडवोकेट विवेक पारासर। चुनावी माहौल है और 2023 विधानसभा चुनाव है। आप रोज़ किसी न किसी एक व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं। दर्शकों के लिए बहुत ही सहूलियत हो गई है अजमेर में, क्योंकि हर चैनल के ऊपर आप रोज़ किसी न किसी इंसान से मुलाकात करते हैं। और प्रत्याशी जो मेरे साथ बैठे हैं आज, ये पुष्कर से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपके इंटरव्यू को हम शुरू करते हैं कि आप पीपी हैं और कितने समय से आप पीपी हैं? मेरा ये दूसरा कार्यकाल है। मैं पहले 5 साल पीपी रहा जब अशोक गहलोत जी की पहले सरकार थी। अच्छा। उसके बाद ये सेकंड टर्म मेरा है। मेरे को करीब 10 साल इस कार्यकाल में पूरे होने जा रहे हैं। एक चीज़ बताइए विवेक जी कि पीपी रहते हुए पीपी जो पद होता है, क्या किसी भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, हम आज यहाँ बैठे हैं, हम आम जनता के लिए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी हमेशा सोच ये रही है कि कोई भी प्रत्याशी अगर विधायक बन के आता है या सांसद बन के या कोई पार्षद बन के कुछ भी आता है, वो जनता के बल पे आता है, तो जनता के लिए होना चाहिए। तो अपना पूरा फोकस जनता पे रहेगा, अपन जनता की बात करेंगे। तो ये जो आज आप कह रहे पीपी, तो पीपी आप जब रहते हैं तो क्या किसी पार्टी का आप गुणगान कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो? ये आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया और आम जनता ये जानना भी चाहती है और मैं भी हमेशा जो है कानून की जानकारी आम जनता तक पहुंचाता रहता हूँ। ये मेरा काम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है पीपी, वो नियुक्ति जो है वो एक राजनीतिक नियुक्ति होती है जो सरकार द्वारा, जिसकी भी सरकार आती है उन सरकार द्वारा राजनीतिक नियुक्तियां दी जाती है। और मेरे अलावा भी जब जब अलग सरकारें आई, भाजपा की सरकार आई, तो उनके लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक नियुक्त हुए। सरकार का गुणगान तो मैं कहता हूं कि हर एक सरकारी कर्मचारी करता है, हर आम आदमी कर सकता है, पर किसी राजनीतिक दल का वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। जितने भी अधिकारी आप देखते होंगे वो सरकार की योजनाओं का और सरकार की कार्यशालाओं का प्रचार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? नहीं, योजनाओं का प्रचार तो करे। बिल्कुल, मैं राजनीतिक बिल्कुल, पार्टी की आप बात कर रही राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं नहीं वो कर सकते हैं। और चुनाव जहां तक लड़ने की बात है, जब चुनाव लड़ने के लिए जब यदि उन्हें कोई टिकट मिल जाता है तो टिकट मिलने के बाद उन्हें वो पद छोड़ना पड़ता है। हाँ, वो प्रचार आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज़ और विवेक जी, प्रचार प्रसार की बात से आई, क्योंकि प्रचार प्रसार के माध्यम बहुत बढ़ चुके हैं। आज शहर में एक मिनट की अपडेट हर व्यक्ति को मिल जाती है। प्रचार प्रसार के लिए आपने अभी एक कार्यक्रम किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा। बिल्कुल, ये किसका डायलॉग था, तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा? ये देखो, मैं आपको बताऊं, चाहे चुनाव हो चाहे आज़ादी की जंग हो, नारों का बोलबाला सदैव चुनावों के अंदर रहा है, आज़ादी की लड़ाई में रहा है। जहाँ भी कोई जंग की बात होती है वहाँ रहती है, क्योंकि ये लड़ाई, मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई मेरी नहीं है। आप कह रहे हैं कि लोग दावेदार के रूप में जाते हैं, हकदार के रूप में जाते हैं, परंतु अभी तक कोई सेवादार के रूप में नहीं आया है। ये मेरी जो लड़ाई है पुष्कर के सेवादार के रूप में, ब्रह्मा नगरी से ब्रह्मपुत्र को टिकट दिए जाने के लिए जो लड़ाई और जंग का जो ऐलान किया गया है वो ब्राह्मणों की तरफ से किया गया। मैं मेरे व्यक्तिगत टिकट की मांग कदापि नहीं कर रहा हूँ। मैं भी एक दावेदार हो सकता हूँ, परंतु मैं मांग जो कर रहा हूँ वो ब्रह्मा नगरी से ब्रह्मपुत्र की मांग जो की जा रही है वो पुष्कर को बचाने के लिए की जा रही है। ये एक पुष्कर मिशन, एक अभियान है जिसके लिए आपको पता हो तो भी कुछ दिनों पहले जो है मोक्षधाम वाला जो कार्यक्रम आपने किया, मोक्षधाम तो जो है हमारा एक रोल मॉडल है। जैसे हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर यदि कोई व्यक्ति टिकट की मांग करता है तो उसे बताना पड़ता है कि उसने आखिर लोगों के लिए किया क्या है। अच्छा, तो वो सोची समझी चीज थी कि आप मोक्षधाम वाला जब कार्यक्रम किया तब आप सोच चुके थे कि चुनाव लड़ना है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम जो हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली में करीबन मैं समझता हूँ, जब से मैं समझदार हुआ हूँ, करीबन 8-10 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि हमारे फैमिली के अंदर किसी भी प्रकार की कोई डेथ होती है तो चाहे हमारे चाचा जी, ताऊ जी, दादाजी, दादी जी, किसी की भी होती है तो हमारे पूरे परिवार ने मिलकर वहाँ मोक्षधाम में सदैव डेथ होने के उपरांत वहाँ काम किया। चाहे वहाँ पेड़ लगाए, चाहे वहाँ हमने झाड़ू लगाई, या हमने कुछ भी वहाँ व्यवस्था उपलब्ध कराई। अभी कुछ दिनों पूर्वी जो है, कुछ टाइम पहले हमारे एक चाचा जी की डेथ हुई थी। उसके बाद हमने सोचा यार कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि 50 साल में
किसी भी विधायक ने, किसी भी राजनेता ने वहाँ 1 रुपया नहीं लगाया। तो मैं आपको बता दूं वहाँ करीबन 50 लाख से अधिक का काम हो चुका है। नहीं, पर विवेक जी इस जगह मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोक्ष धाम के नाम पे नगर पालिका में बजट आया और आपने देखा होगा जयपुर घाट वाला जो एरिया है वहां बनने के लिए आया था, जमीन भी चिन्हित की गई थी, लेकिन वहां वो स्नान घर या वो नहीं बना। जी जी, क्योंकि वहां की पब्लिक के लिए वो था। जी, जी, और वो फंड किसी कुछ लोगों के जेब में चला गया, जैसा कि हमेशा से होता है। आपने पुष्कर काम किया है। आप ब्रह्मपुत्र वाली बात कर रहे थे। बिल्कुल सिर्फ ब्राह्मणों के भरोसे, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मैं सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही रिझा पाऊंगा, फिर आपको नहीं लगता ऐसा कि रावतों से, जाटों से, या जो एक बहुसंख्यक बन गए, जो अपने आप में अल्पसंख्यक बन के चलने वाले लोग हैं, वो इतने बहुसंख्यक वहां हो गए, तो फिर ये आपका कहीं डीमेरिट तो नहीं बन जाएगा? ये बिल्कुल जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्रह्मपुत्र का तात्पर्य लोग छोटे दायरे के अंदर लगाते हैं। ब्रह्मपुत्र का तात्पर्य सिर्फ ब्राह्मण से नहीं है, ब्रह्मपुत्र का दायरा आप बड़ा कीजिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कहता हूँ ब्रह्मपुत्र का मतलब है ब्रह्मा नगरी के विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे रावत हो, चाहे जाट हो, हर व्यक्ति ब्रह्मा की जो विधानसभा में रहता है वो ब्रह्मपुत्र है। मैं आपको बता दूं। अच्छा, तो आप ब्रह्मपुत्र को ब्राह्मण से ना जोड़ के, ब्रह्मपुत्र मतलब उस एरिया में जो पैदा हुआ है, पूरे विधानसभा का जो है विस्तृत दायरा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो विधानसभा में जो पैदा हुआ वो ब्रह्म का पुत्र है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं ब्रह्मपुत्र की बात इस दायरे में तो कर ही रहा हूं, परंतु सरोवर और घाटों की और मंदिरों की जो पूजा अर्चना वहां के तीर्थ पुरोहित करते हैं, क्योंकि वो पूजा अर्चना कराते हैं, तो जो पूजा अर्चना कराएगा वो दक्षिणा लेगा ही। दक्षिणा के अंदर मैं आपको बता दूं, पिछले 75 सालों में आज़ादी जब से मिली है तब से ब्राह्मण समाज के जो पाराशर समाज है उसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी टिकट आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं दिया गया है। और इस बात की, क्योंकि मैं अशोक गहलोत जी के सरकार के विज्ञापन देखता हूँ, उनमें वो बताता है कि राजस्थान नंबर 1, राजस्थान नंबर 1, जो कहीं नहीं हुआ वो राजस्थान में किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो 75 साल का जो इतिहास है वो भी अशोक गहलोत जी की सरकार में टूटेगा और पुष्कर से ब्रह्मपुत्र को इस बार स्थान मिलेगा, ताकि पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज जाए कि यदि किसी ने कोई काम किया है तीर्थ पुरोहितों के लिए और ब्राह्मणों के लिए तो वो अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। मुझे इसलिए पूरी उम्मीद है, इसलिए मैंने टिकट भी कांग्रेस पार्टी से मांगा है। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं अशोक गहलोत जी के लिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पुष्कर तो कांग्रेसी मानसिक धारा पुष्कर की हमेशा से रही है। आप वहां जन्मे हैं, आपका बचपन वहां बीता है, सब कुछ, और लंबे समय तक वहां विधायक भी पुष्कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेती, किसी एक का सब जानते हैं। जी, जी। तो फिर वहां विकास क्यों नहीं हुआ? आज आपने पुष्कर की स्थिति देखी है, आपके बचपन से लेके आज तक। मैं अपने बचपन की बात करूं क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट बात करते हैं अपन। बिल्कुल। आज क्या बदला है पुष्कर में? कितना बदलाव आया है कांग्रेस सरकार रहने के बावजूद भी? पुष्कर में मैं ये आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि पुष्कर के अंदर जो बदलाव आना चाहिए था वो बदलाव नहीं आया है। जो करोड़ों रुपए की राशि राजस्थान सरकार की मंशा बहुत अच्छी थी, अशोक गहलोत जी की मंशा बहुत अच्छी थी, अभी भी उन्होंने 500 करोड़ का बजट दिया है। पुष्कर के अंदर मैं कहूंगा उन्होंने धर्म की बात नहीं की, पर बल्कि धर्म के लिए काम किया है। नहीं तो प्राधिकरण आपको जो लग रहा है, पुष्कर प्राधिकरण की जो घोषणा हुई है 500 करोड़, और उसी के कारण सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उस 500 करोड़ के कारण ही ये हॉट सीट बन गई है कि उस 500 करोड़ का कहाँ उपयोग किया जाएगा। क्या आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ है? देखो, ये बात बिल्कुल अलग है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो विधायक रहते आए हैं, उनका विधायक को उनको पूछे कि भाई आप काम क्या करते हैं, तो वो कहेंगे मैं विधायक हूँ। अरे यहाँ विधायक के लिए आपके पास काम धंधा दूसरा होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि दूध फटने का डर उसे सताता है जिसे पनीर जमाना नहीं आता है। अच्छा। मेरा व्यवसाय वकालत, विशुद्ध रूप से वकालत है, और मैं शुरू से वकालत करता आया हूँ और मैं आगे भी वकालत करता रहूँगा, और मैं अभी भी पुष्कर की वकालत ही कर रहा हूँ। पुष्कर के धर्म धार्मिक एक जगह है। मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म के नाम पर, धर्म की जगह पर जो 1 रुपया भी खाएगा उसका खुद का विकास कभी नहीं होगा। भले वो एक बार संतुष्टि कर ले कि मैंने पुष्कर के विकास में पैसा खाया है, परंतु वो निश्चित रूप से आपको धर्म का पैसा खाया हुआ कभी लाभ नहीं देगा। 2400 करोड़ रुपए बजट पिछले साल आया पुष्कर के लिए, और वो 2400 करोड़ कहीं दिखाई नहीं देता। एक बात मैं और कहूंगी आपको कि पुष्कर, पर्टिकुलरली अपन पुष्कर की बात कर रहे हैं, आसपास की बात अपन पैराफेरी वाली फिर करेंगे। कि पुष्कर छोटी बस्ती और बड़ी बस्ती दो चीजें हैं, आप दोनों को साधने के लिए क्या तैयारी की है आपने? देखो, तीर्थराज पुष्कर के अंदर जो है छोटी बस्ती और बड़ी बस्ती का जो भेद जो है राजनीतिक लोगों ने बना रखा है, ताकि
वो अपना राजनीतिक लाभ ले सके। जब भी कोई बात आती है तो राजनेता अपने लाभ के लिए छोटी बस्ती और बड़ी बस्ती में विभाजन कर देते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पुष्कर एक है, एक रहेगा, और जो लोगों ने बांटने की जो साजिश की है, जब वो खुद ही नहीं रहेंगे तो पुष्कर अपने आप एक हो जाएगा। अभी तक जो भी विधायक रहे हैं वो एक तो बाहर से आते हैं, पुष्कर के अंदर वो खुद ही पर्यटक के रूप में आते हैं। कोई विधायक नहीं है जिसने पुष्कर में रात बिताई हो, पुष्कर सरोवर के अंदर डुबकी लगाई हो। नहीं नहीं, आप रात बिताने वाली बात कह रहे, इतने रिसोर्ट्स पुष्कर में बने हुए हैं, बहुत सारे विधायक रात तो बिताते हैं पुष्कर, बिल्कुल, आप लेकिन वो विकास के लिए नहीं बिताते, वो खुद की एंजॉयमेंट के लिए बिताते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं भी धार्मिक उसकी बात कर रहा हूँ कि काम करने के लिए रात नहीं बिताई, रंगीन रातें उन्होंने बहुत बिताई होगी। मैं रंगीन रातों का हवाला नहीं देना चाहता कि किसी की असलियत खोली जाए, मेरा ये मकसद नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो आपके लिए खाई तैयार मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुष्कर का विधायक स्थानीय होना चाहिए। स्थानीयवाद का मुद्दा भी इस बार जोरों पर है कि विधायक स्थानीय होना चाहिए, क्योंकि पुष्कर की जो जनता है, एक बच्चा चाहता है कि वो बोल सके कि मेरा चाचा विधायक है, मेरा भाई विधायक है, मेरे ताऊ विधायक है। वो भावना जब होगी तब लोगों से जुड़ाव होगा। आप स्थानीयवाद की जो बात कर रहे हैं, भाजपा ने एक परिवर्तन यात्रा निकाली और भाजपा की वो परिवर्तन यात्रा भाजपा पे उल्टी पड़ गई कि अब वो परिवर्तन की एक राह ऐसी निकल गई कि आम जो उनका भाजपा से रिलेटेड छोटे पदाधिकारी हैं या जिनकी मेंबरशिप है, वो लोग परिवर्तन की डिमांड करने लग गए। तो आपको क्या लग रहा है, इससे कांग्रेस को कुछ फायदा मिला? कांग्रेस को पूरा फायदा मिलेगा परिवर्तन यात्रा से, बहुत फायदा मिलेगा। इनकी परिवर्तन यात्रा पुष्कर के अंदर देखेंगे तो पुष्कर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो टिकट के दावेदार हैं, सेवानंद गिरी जी, अशोक रावत जी, शैतान सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, इन लोगों ने खुद ने ही वहाँ बोर्ड लगा रखे हैं, पुष्कर की ये मजबूरी है, परिवर्तन जरूरी है। इसका मतलब उनका पुष्कर की जनता में, पुष्कर में उनके समाज में विश्वास नहीं, भारी विरोध है, और वो खुद परिवर्तन की मांग उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। चेहरा परिवर्तित होना चाहिए। मोहन सिंह चौधरी का मुद्दा उठा, हमने तो कोई आरोप नहीं लगाए, उनकी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए कि वो 4.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। पॉलिटिक्स की बात अपन छोड़े, अपन जनता की बात कर रहे थे। तो पुष्कर को लेके आपने ऐसा कौन सा बड़ा सपना देखा है कि अगर मैं विधायक बनता हूं और जीत के आता हूं तो सबसे पहला काम आप पुष्कर के लिए क्या? सिवरेज को आप छोड़िएगा, क्योंकि सिवरेज के लिए बहुत बातें हुई है कि सिवरेज बना दी जाएगी, उसकी बहुत पैसा भी उसमें लोगों ने खाया है, और आज पालिका की स्थिति आपसे कोई छुपी नहीं है कि पालिका क्या है। अभी पालिका में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, सड़कें भी बनी है, सब कुछ है। तो पहला सपना, ऐसा सबसे बड़ा सपना क्या देखा है पुष्कर के लिए? मैं पुष्कर के लिए सपना मैंने देखा है कि तीर्थ पुरोहित जो पुष्कर के हैं, हाँ, उसके अलावा वहाँ के जो युवा लोग हैं, हमेशा पुष्कर के अंदर पूरी दुनिया सुनती आती है कि पुष्कर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मेला भरता है, पुष्कर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय होली फेस्टिवल बढ़ने लगा है। परंतु मैं बार बार ये कहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय लिख देने मात्र से उसका स्तर अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो जाता। नहीं, पर आपका मेरा सपना जो है, पुष्कर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बने क्रिकेट वगैरह का, जैसे अदर धर्मशाला के अंदर जिस तरह से बन रखा है, तो पूरी दुनिया का टूरिस्ट यहाँ पर आए, यहाँ पर खेल के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो। वो तो गोल्फ कोर्स के लिए कहा था, धर्मेंद्र राठौड़ जी ने घोषणा भी की थी कि गोल्फ कोर्स बनेगा। राठौड़ जी का विजन अपने हिसाब से, मेरा विजन ये है कि क्रिकेट का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पुष्कर के अंदर बनना चाहिए। पुष्कर के अंदर एक्सपोर्ट का हब बनना चाहिए कि एक्सपोर्ट की जो फैसिलिटी हो, लोगों को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। अभी वो जब बढ़ेगा जब लोग यहाँ आएंगे। अभी जो एक्सपोर्ट की स्थिति पुष्कर की है वो बहुत ही दयनीय है ना? लेकिन वहां से जो करदाता है, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो करदाता भी हैं, क्या उनके लिए आपने कुछ चीज सोची है? देखिए, यदि पुष्कर के अंदर एक्सपोर्ट का हब बनेगा तो जो छोटे छोटे व्यापारी जो काम करते हैं, कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय है वहाँ पर, कपड़ा खूब एक्सपोर्ट होता है, पुष्कर से गुलकंद एक्सपोर्ट होता है, पुष्कर से गुलाब जल एक्सपोर्ट होता है, पुष्कर से गुलाब की पत्तियां एक्सपोर्ट होती है। मैं आपको भी नया बिजनेस पुष्कर में और बताऊं कि पुष्कर के अंदर जामुन के पापड़, जैसे आम के पापड़ बनते हैं, वो एक्सपोर्ट होते हैं, जो शुगर के अंदर काम में आते हैं। परंतु इसकी जानकारी वहाँ के छोटे छोटे विक्रेताओं को या निर्माण करने वालों को नहीं है। उसका लाभ 1, 2, 3 या 4 लोग लेते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि सरकार उद्योगपतियों की हो जाती है, तो उनको कौन जागरूक करेगा? उसके लिए मतलब आप गूदड़ी के लाल बनेंगे, गूदड़ी के लाल बनना चाहेंगे और पुष्कर की जनता के लिए, पुष्कर के लिए विकास करना चाहेंगे। यदि ब्रह्मपुत्रों का विकास नहीं होगा, उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे,
तो विकास की बात जब ये चीजें नहीं होगी तो अपने आप नहीं निकलती। ये अंतर्राष्ट्रीय मेले की जो आपने बात की अभी, जी जी, क्योंकि बहुत फेमस हो चुका है मेला पुष्कर का, लेकिन उस अंतर्राष्ट्रीय मेले में सिर्फ सिंगर को बुलाना या कार्यक्रम करना, एंजॉय करना, ये 2 दिन 3 दिन पूरे 7 दिन सिर्फ यही चलना, ये कहाँ तक ठीक है? जिस तरह से व्यवस्थाएं चल रही है उसके लिए मैं कहूँगा कि जो जिम्मेदार है वो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। आज तक विधायक ने कभी भी मेले की व्यवस्थाओं में नहीं लिया कि होना कैसे चाहिए मेला, मतलब इसका विजन ही नहीं है। विजन के लिए पूरा तैयार करना पड़ता है। क्या होता है, मेले की व्यवस्थाएं अभी तक जो आप लोग भी देखते हैं, मेला आज तक प्रशासनिक लेवल पर सीमित रह जाता है। मेले का आनंद लुत्फ भी प्रशासनिक लोग उठाते हैं। मेला जो पुष्कर की आम जनता के लिए, उनको वहाँ प्रवेश ही नहीं करने दिया तो जाता है। आम जनता के लिए तो चाहे उनका पशुधन हो, उन लोगों के लिए हमेशा कोई ना कोई, इस बार ऊंट नहीं आएंगे, इस बार घोड़े नहीं आएंगे, इस बार ये बीमारी हो गई, इनको पासेस नहीं मिलेंगे, ये इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। कोरोना एक अलग चीज़ थी, कोरोना के वक्त रोकना समझ में आता था, लेकिन उसके अलावा भी हर बार आपने देखा होगा पिछले 5-7 सालों से कि मेले में कोई ना कोई एक नया फसूका छोड़ दिया जाता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सोची समझी साजिश है? मैं आपको बताऊं, कोई सोची समझी साजिश नहीं है। जब तक पुष्कर के विधायक, मुझे बताइए कि ये इतनी घटनाक्रम आपने बताए, इसमें पुष्कर के जो विधायक है उन्होंने क्या उनकी आवाज बनकर कभी विधानसभा में आवाज उठाई? वो मैंने उठाई, खंबा लेके विधानसभा जाते हैं, बिल्कुल, कभी बच्चा लेके विधानसभा जाते हैं। मैंने कहा कभी खंबा लेकर जाते हैं, कभी बच्चा लेकर जाते हैं, कभी गंजा होकर जाते हैं, कभी पुष्कर की मिट्टी ले जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि बार बार उनकी जो नौटंकी है वो नौटंकी नहीं चलेगी। पुष्कर से जब अजमेर से जब पुष्कर की ओर जाते हैं, लीला सेवड़ी के अंदर 100-150 गायें हमेशा 24 घंटे बैठी रहती है। क्या एक गाय को भी उन्होंने कहीं साइड पे करने का प्रयास किया? वो गौशाला का पैसा जो करोड़ों रुपए उठाया जा रहा है वो जा कहाँ रहा है? जब सड़कों पर जो हाईवे, स्टेट हाईवे है, वो स्टेट हाईवे में जब पुष्कर का आम आदमी, अजमेर का आम आदमी, पर्यटक उस रास्ते से गुजरता है तो सैकड़ों की संख्या में गायें बैठी रहती है। उन गायों को क्या विधायक को दिखती नहीं है? मतलब ये बड़ा है कि जब विधायक चुप रहेगा तो बोलेगा कौन? पुष्कर मेले की व्यवस्थाओं के लिए वहाँ के विधायक जिम्मेदार है। वहाँ जो रंपी के कारण या किसी भी कारण नहीं आने, विधायक ने कभी आवाज ही नहीं उठाई। नहीं, उस गाय की जगह से मुझे एक चीज याद आई, विधायक ने अब तक क्या किया वो आप और जनता खुद भी जानती है। जनता को खुद को ज़्यादा समझना चाहिए। एक चीज़ वहाँ की और है विवेक जी, कि कई घर ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के लोग हैं एक ही परिवार के अंदर, उनको आप कैसे साधेंगे? देखो, जब बात वहाँ स्थानीयवाद की आएगी, ब्रह्मपुत्र की बात आएगी, अच्छा। तो सब लोग एकजुट हैं और एक आवाज में। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस बार पुष्कर के लोगों के अंदर गुब्बार भरा हुआ है, क्योंकि जो वहाँ विधायक है वो हमेशा वहाँ गेस्ट बनकर आते हैं, उठाने में आते हैं, शादी में आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। नहीं, पुष्कर के विकास का मुद्दा गुबार की जो बात कर रहे हैं, जी, पुष्कर जी। के गुबार की बात कर रहे हैं। अभी आपके कार्यक्रम में जो स्थिति विप्र सेना ने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था, और पुष्कर की विप्र सेना भी अभी बहुत एक्टिव हो रखी है। ये बात तो हुई पुष्कर की। अब आसपास रूपनगढ़, आज भी शायद आप अपने बचपन में भी जब रूपनगढ़ गए होंगे तब और आज में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। उन सब जो पैराफेरी में जो गांव आ चुके हैं, उन सब के लिए क्या सोचा है आपने? देखो, मैं आपको बताऊं कि जब तक विधायक जागेगा नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं। जब अभी जो सरकार योजना लेकर आई है 2030 2030 का जो विजन लेकर आई है, उस विजन के लिए यदि वहाँ का जनप्रतिनिधि जागरूक रहता है और वो काम कराना चाहता है, तो उसकी पहल यही है कि 2/3 जो भारत का हिस्सा है वो गाँवों में बसता है। गाँवों के अंदर जो 20 एक सेकंड विवेक जी, 2030 जो कार्यक्रम है, इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा प्रिंट में निकाल दिया है कि लोगों की, आपने पढ़ा उसको? बिल्कुल, मैं बताऊं, तो अजमेर पुष्कर के लिए पर्टिकुलरली उसमें आपको सबसे अच्छी योजना क्या लगी? किसका सुझाव सबसे अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जो योजनाएं बनाई गई है उसमें 2030 का जो विजन लिया गया है उसमें करीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा सुझाव आ चुके हैं और अभी भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आम जनता को जानकारी नहीं, पहले पंचवर्षीय योजना होती थी, उसी का ये स्वरूप है 2030 विजन। उस स्वरूप में ये है कि पुष्कर के लिए भी उन्होंने कहा कि जो पैराफेरी के अंदर जितने भी गाँव आते हैं, इसके अंदर जितने छोटे छोटे होटल व्यवसाय जो गाँवों में है वो वहाँ बनने चाहिए। उसके लिए किसी प्रकार के भू उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। हर गांव के अंदर वहाँ होटल्स बननी चाहिए। मैं बता दूं, पहली बार अशोक गहलोत सरकार ने हिम्मत की और ये मादा दिखाया है
कि छोटे से छोटा होटल व्यवसाय भी अब उद्योगपति की श्रेणी में आएगा। उन्होंने उद्योग आपको का एक चीज बताऊं उद्योग मैं का विवेक दर्जा जी, दिया है। इस योजना की जब आप बात कर रहे हैं, और बताना चाहूंगी मैं स्पेशली ये पुष्कर के वासियों को कि पुष्कर की पेरा फेरी के एरिया में जब आरटीडीसी के थ्रू ये निकली है योजना, जी जी, आज की तारीख में गिनती के 50 आवेदन भी नहीं आए। तो आपको नहीं लगता कि हर गांव से 5-50 आवेदन आने चाहिए थे, तो हमारे उन किसानों को कितना फायदा होता? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका कारण है जागरूकता का अभाव है। मैं आपको बता दूं, सरकार ने इतनी पुख्ता व्यवस्था की है कि यदि आपने आवेदन किया है होटल के लिए, रिसोर्ट के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भू उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं, और 21 दिन में उसका निस्तारण करना पड़ेगा। तो ये अभी भी रिवाज, जो लोग ये रह रिवाज गए, जो बदलने वाली बात चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी लगता है कि रिवाज बदलेगा राजस्थान का? देखो, मैं कहूं कि रिवाज बदलेगा पर राज नहीं पलटेगा। ये अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो काम किए हैं वो काम बोल रहे हैं। 35 फ्लैगशिप योजनाएं जो अशोक गहलोत की सरकार ने दी है, मुझे बता दे कोई भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री भी बोल दे कि मैंने उस योजना के अंदर आवेदन नहीं किया और फायदा नहीं लिया। वो सब सभाएं छोड़ कर बीच में गारंटी कार्ड लेने गए। हर एक के पास गुलाबी कार्ड मिलेगा। उन्होंने अपनी पत्नियों को कहा है इसको अलमारी में रख देना, बाहर नजर नहीं आना चाहिए, पर उनके दिलों के अंदर वो गुलाबी रंग जो है ना, गुलाबी रंग का बड़ा बोलबाला चल रहा है। अब भगवा की बात कम हो रही है, गुलाबी रंग की ज्यादा बात हो रही है। तो गुलाबो नहीं, बात होने को तो ये भी थी कि जो पट्टे वितरित किए गए थे मुख्यमंत्री महोदय की, उसके ऊपर फोटो नहीं होनी चाहिए थी। वो पीले कलर के जो पट्टे थे, आप गुलाबी बात अगर कर रहे हैं तो अपोजिशन वाले कोई भी पार्टी हो, छीटाकशी करेंगे तभी जनता, आम जनता को मूर्ख बनाया जाएगा। और आम जनता जब तक अपनी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाती है तब तक ही लोग बाग आते हैं और चले जाते हैं राज करके। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या आपको लगता है कुछ अवेयरनेस ज्यादा आई है? अवेयरनेस ज़्यादा आई है। मैं बताऊं, अशोक गहलोत जी की सरकार ने लोगों की जो है सोच ही बदल दी कि पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान के अंदर कि पीएम चिंतित है, पीएम वर्सेस सीएम हो रहा है। मतलब पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी के किसी स्टेट लेवल के नेता का नहीं आ रहा, पीएम वर्सेस सीएम, मोदी वर्सेस गहलोत का चुनाव होने जा रहा तो है। मतलब तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर रहे हैं आप? पूरे हिंदुस्तान के अंदर अशोक गहलोत जी ने जो धूम मचा दी है, उससे पीएम और भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। सारे छोटे मोटे नेता जो इनके स्टेट लेवल के बनते हैं वो बिलों में घुसे हुए हैं। वो खाली इंतजार कर रहे हैं कि जो उनके मोदी जी और अमित शाह जी का जो आदेश होगा, उसके अलावा उनके पास करने को, सोचने को, समझने को कुछ नहीं है। ये बिलों में घुसने वाली बात से मुझे एक बात याद आई कि पहले भी एक ब्रह्मपुत्र आए और कहा जाता है कि वो ऐसे बिल में बैठे जाके कि वापस उनसे कोई ब्रह्मपुत्र नहीं मिल पाया। तो क्या आपके साथ तो कहीं कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा? देखो, ये कदाचित नहीं होगा। ये ब्रह्मपुत्र, मैंने पहले भी कहा कि वो ब्रह्मपुत्र अकेले हो सकते हैं, परंतु ये जो ब्रह्मपुत्र मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं पुष्कर के संपूर्ण ब्राह्मणों, तीर्थ पुरोहितों, विधानसभा में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की बात कर रहा हूँ। तो ये ब्रह्मपुत्र यदि मैं की बात करूँगा तो बहुत दिक्कत होगी। हमको साथ लेकर चल रहे हैं। मैं मतलब सब एक के लिए और एक सबके लिए की भावना से यदि काम होगा तो पुष्कर का सर्वांगीण विकास होगा। तो विधानसभा क्षेत्र पुष्कर आपसे रूबरू करवाया मैंने विवेक जी को, और आप ही की चीज़ें मैंने उठाई। जिन लोगों से मैंने बात की थी ग्रास रूट के ऊपर, उन्हीं की चीज़ें मैंने इनसे पूछी। अब आपके ऊपर डिपेंड है, जब भी अगर टिकट ले आते हैं तो इनको जिताना है, और कैसे जिताना है। विवेक जी, आपके भविष्य की कामना हमने की थी, एक बार फिर आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद गुजारिश करने के साथ आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा। बताइए। कि पुष्कर में भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की जो उंगली है वो करीबन 5 सालों से टूटी हुई है, और विधायक उस उंगली को ठीक नहीं करा पाए। पुष्कर का विकास कैसे करेंगे? इससे यदि उंगली आपके चैनल में बताने से ठीक हो जाती है तो मेरा आने का उद्देश्य भी सफल हो जाएगा। मैं आपको इस जगह एक बात जरूर बता दूं कि उस अंगुली को सुधारने के लिए, बजट पास करने के लिए फाइल जा चुकी थी, टेबल पे पड़ी थी, और मैं उसकी साक्षी हूं। और उस फाइल पे कुछ लोगों द्वारा, मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूं, उनमें से मैं एक हूं, और ये कहा गया था कि अगर उस मूर्ति की अंगुली के कारण उस मूर्ति को बदला जाता है तो पहले परशुराम की मूर्ति वहां लगाई जाएगी। इसलिए तो अगर आप परशुराम की मूर्ति स्थापित करते हैं वहां, उसके लिए भी आपको पहला टारगेट, बधाई। पूरा टारगेट मैं जब बार बार कहता हूं कि पुष्कर के अंदर परशुराम जी की मूर्ति, वेदव्यास जी की मूर्ति, पाराशर ऋषि की मूर्तियां और सप्त ऋषियों की मूर्तियां होनी चाहिए, तभी तो पुष्कर नजर आएगा। हाँ, तो सप्त ऋषि की होनी चाहिए, केवल पाराशर जी की नहीं, सभी की। धन्यवाद। थैंक यू।